शहर के ऊपर हल्की धुंध छाई हुई थी और सुबह की पहली किरणें जैसे धीरे धीरे गलियों में उतर रही थीं। उसी समय ब्योमकेश बख्शी अपने पुराने लकड़ी के टेबल पर बैठे कागजों को सलीके से व्यवस्थित कर रहे थे, जबकि अजित खिड़की के पास खड़े चाय की चुस्की लेते हुए अखबार के पन्ने पलट रहा था। कमरे में वही परिचित सी शांति थी, जैसे किसी नए रहस्य से पहले की खामोशी। और तभी दरवाजे पर हुई एक असामान्य, थोड़ी घबराई हुई दस्तक ने दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अजित ने दरवाजा खोला तो सामने एक मध्यम आयु का सुरुचिपूर्ण पोशाक पहना व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उसने अपना परिचय राघव दत्त के रूप में दिया, एक प्रसिद्ध कला संग्राहक जिसकी निजी गैलरी शहर में अभिजात वर्ग के लिए गर्व का विषय थी। और वो बिना समय गंवाए सीधे अंदर आकर बैठ गया, मानो किसी भारी बोझ से राहत पाने की उम्मीद लेकर आया हो। उसने बताया कि उसकी निजी गैलरी से एक अनमोल पेंटिंग चोरी हो गई है, एक ऐसी पेंटिंग जिसे किसी साधारण कलाकार ने नहीं बल्कि शहर के एक दुर्लभ प्रतिभाशाली चित्रकार अनिरुद्ध सेन ने अपने अंतिम दिनों में बनाया था। ये चित्र न सिर्फ कला के स्तर पर महत्वपूर्ण था, बल्कि उसमें कलाकार की निजी भावनाओं और उसकी कलात्मक यात्रा का सार छुपा था। राघव दत्त ने बताया कि पेंटिंग चोरी होना तो दुखद है ही, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा विचलित कर रही है वो ये कि चोरी का कोई निशान नहीं छोड़ा गया। न कोई टूटा ताला, न खिड़की का कोई कोना खुला, न ही किसी तरह की जबरन घुसपैठ का संकेत। ऐसा लग रहा था जैसे चोर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे घर के हर कोने, हर सुरक्षा व्यवस्था, हर गार्ड के रूटीन और हर दरवाजे का सही सही ज्ञान था। ब्योमकेश ने पहली नज़र में महसूस कर लिया कि राघव दत्त जितना परेशान दिखाई दे रहा है, उतनी उसकी आवाज़ में घबराहट नहीं थी। उसमें एक अजीब तरह की संयमित हिचकिची थी, जैसे वो कुछ बात छिपा रहा हो या शायद पूरे मामले का कोई हिस्सा जानबूझकर न बता रहा हो। ब्योमकेश ने उसे विस्तार से बताने को कहा और राघव ने बताया कि जिस पेंटिंग की चोरी हुई है उसका नाम अंतर्मन था, एक ऐसी कलाकृति जिसमें कलाकार ने अपने भीतर के संघर्ष, प्रेम, हताशा और आशा के मिश्रित भावों को उकेरा था। लेकिन कला प्रेमियों और समीक्षकों के बीच एक और अफवाह भी प्रचलित थी कि पेंटिंग के भीतर एक छुपा हुआ स्केच है जो किसी विशेष रोशनी में ही दिखाई देता है और जो कलाकार के किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत करता है। ये रहस्य क्या हो सकता है, राघव के अनुसार किसी को ठीक ठीक पता नहीं, लेकिन कला की दुनिया में इसकी चर्चा थी कि स्केच शायद किसी पुराने विवाद, किसी आर्थिक अनियमितता या किसी निजी राज से जुड़ा हो सकता है। ब्योमकेश को इस संकेत में दिलचस्पी जागी, क्योंकि उसके अनुभव में जब कोई वस्तु दो परतों में अर्थ रखती है, एक दिखाई देने वाली और एक छिपी हुई, तो अपराध भी अक्सर दोनों परतों में घटित होता है। उसने राघव से गैलरी की सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ, चाबी रखने वालों और उस रात की गतिविधियों के बारे में पूछा। राघव ने बताया कि उसके अलावा केवल 2 लोग ऐसे थे जिनके पास गैलरी की चाबी थी, एक उसका पुराना विश्वास पात्र केयरटेकर और दूसरा उसका चचेरा भाई जो पारिवारिक कामों में उसका सहयोग करता था। ये बात सुनकर ही अजित ने ब्योमकेश की ओर देखा, क्योंकि चाबी का होना अक्सर चोरी के पहले सुराग की दिशा दिखा देता है। पर ब्योमकेश ने बात वहीं अधूरी नहीं छोड़ी। उसने गैलरी में लगाए गए अलार्म सिस्टम और निगरानी व्यवस्था के बारे में पूछा, जिस पर राघव ने बताया कि अलार्म सिस्टम उस रात किसी भी तरह ट्रिगर नहीं हुआ और कैमरों की रिकॉर्डिंग भी सामान्य थी, जैसे किसी ने बड़ी सफाई से सब कुछ सामान्य बनाए रखा हो। ब्योमकेश ने ध्यान से उसकी हर बात सुनी, मगर उसकी एकाग्रता तब और बढ़ गई जब राघव ने ये जोड़ा कि पेंटिंग चोरी होने से ठीक 1 दिन पहले एक अनजाने व्यक्ति ने गैलरी की सफाई के बहाने प्रवेश किया था, और जब उससे उसके बारे में अधिक पूछा गया तो वो सिर्फ इतना बता पाया कि वो किसी सफाई ठेकेदार की ओर से भेजा गया था। लेकिन बाद में जांच से पता चला कि उस नाम का कोई ठेकेदार था ही नहीं। ये बात संयोग नहीं हो सकती थी, कम से कम ब्योमकेश के लिए तो। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि ये चोरी महीनों की योजना का हिस्सा थी और इसमें सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कला के रहस्य और पेंटिंग के भीतर छिपी जानकारी की कीमत को अच्छी तरह जानते थे। ब्योमकेश ने राघव से आग्रह किया कि वो उसे गैलरी का निरीक्षण करने दे, और राघव तुरंत सहमत हो गया, शायद इसलिए भी क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में गाड़ी में बैठते समय ब्योमकेश ने अजित से कहा कि यह मामला साधारण चोरी का नहीं है, कोई न कोई बड़ा मकसद है जिसे समझे बिना अपराधी तक पहुंचना मुश्किल होगा। गैलरी पहुंचकर उनने सबसे पहले
उस दीवार का निरीक्षण किया जहां पेंटिंग टंगी थी। वहां पर सिर्फ एक हल्का सा निशान था, इतना हल्का कि आम आदमी की नज़र शायद उस पर कभी ना जाती, लेकिन ब्योमकेश ने तुरंत ये पहचान लिया कि वो निशान किसी कपड़े से फ्रेम को सावधानीपूर्वक पकड़कर हटाने का परिणाम था। कमरे में धूल बहुत कम थी, लेकिन कोने में एक जगह हल्की सी परत हटाई गई थी, जैसे किसी ने कुछ खोजने की कोशिश की हो। ब्योमकेश ने गैलरी के फर्श, छत, खिड़कियों और हर कोने को बारीकी से देखा। उसे कोई बड़ा सुराग नहीं मिला, परंतु छोटे छोटे संकेत मिले। एक फर्श पर पड़ा अदृश्य सा रेशा, हवा में एक हल्की सी स्याही जैसी गंध, और कमरे के तापमान में उस जगह असमानता जहां पेंटिंग पहले टंगी थी, मानो किसी ने उस क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए एक विशेष प्रकार की रोशनी या गर्मी का उपयोग किया हो। ये सब साधारण नज़रों से छुपा रह सकता था, पर ब्योमकेश की नज़र में नहीं। उसके मन में एक शक और गहरा हो गया कि चोरी का उद्देश्य अंतर्मन को हासिल करना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे स्केच को पाना था। और इसके लिए सिर्फ कला ज्ञान ही नहीं, बल्कि तकनीकी समझ भी जरूरी थी। उसने राघव से कलाकार अनिरुद्ध सेन के जीवन और उसके विवादों के बारे में पूछताछ की, और राघव ने बताया कि अनिरुद्ध के अंतिम वर्षों में उसके आसपास अनगिनत अफवाहें थीं। किसी आधुनिक कला गुट से टकराव, किसी धनी संरक्षक से वित्तीय विवाद, और कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि अनिरुद्ध ने एक अत्यंत संवेदनशील जानकारी को कलात्मक संकेतों में छिपाकर दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की थी। जैसे जैसे ब्योमकेश बातों को जोड़ रहा था, केस का दायरा फैलता जा रहा था। ये अब सिर्फ चोरी नहीं थी, ये किसी बड़े रहस्य की शुरुआत जैसा था। उसने मन ही मन तय किया कि इस मामले की परतें एक एक करके हटानी ही होंगी, चाहे इसके पीछे कितना भी बड़ा कील ना छुपा हो, क्योंकि उसके अनुभव में हर अपराध की शुरुआत हमेशा किसी अनदेखी सच्चाई से होती है। और चित्रचोर का ये मामला उस अनदेखी सच्चाई के ठीक दरवाजे पर खड़ा था। गैलरी की पड़ताल पूरी करने के बाद ब्योमकेश और अजित वापस घर लौट आए, लेकिन दोनों के मन में कई अनुत्तरित प्रश्न तैर रहे थे। कौन था वो नकली सफाई कर्मी जिसने चोरी से ठीक पहले गैलरी में प्रवेश किया था? किसने राघव दत्त के सुरक्षा तंत्र को इस तरह निष्क्रिय कर दिया कि कैमरे और अलार्म किसी भी तरह की गड़बड़ी दर्ज न कर पाएं? और सबसे बड़ी बात, क्या पेंटिंग के पीछे छिपे स्केच की सच्चाई वास्तव में उतनी ही खतरनाक थी जितनी अफवाहें कहती थीं? इन प्रश्नों के बीच ब्योमकेश ने 3 संभावित संदिग्धों की सूची बनाई, जिनमें पहला था कलाकार का असंतुष्ट शिष्य सोमनाथ, जो अनिरुद्ध सेन के निधन के बाद उसके स्टूडियो का रखरखाव करता था, लेकिन कला समाज में अक्सर शिकायत करता था कि अनिरुद्ध ने उसके योगदान को कभी मान्यता नहीं दी। दूसरा था कला समूह का एक धनी सदस्य रेहान कपूर, जिसके और राघव के बीच कई बार कलाकृतियों की नीलामी को लेकर विवाद हुआ था। और तीसरा था राघव का चचेरा भाई अविनाश दत्त, जो बाहर से शांत और सहयोगी दिखता था, लेकिन राघव की बढ़ती पहचान और संग्रह की महत्ता को लेकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखता था। अगले ही दिन ब्योमकेश पहले सोमनाथ के स्टूडियो पहुंचा, जहां पुराने कैनवस, फ्रेम और रंग ब्रश बिखरे पड़े थे, और वातावरण में एक अजीब सी अव्यवस्था थी, मानो जगह पिछले कई दिनों से अनगिनत बेचैन रातों की गवाह रही हो। सोमनाथ पहले तो बातचीत से बचता रहा, लेकिन जब ब्योमकेश ने उसे बताया कि चोरी के मामले में उसका नाम संदिग्धों में शामिल है, तो वो अचानक गुस्से में भर उठा और बोला कि उसने कभी राघव की पेंटिंग को छुआ तक नहीं, बल्कि वो तो अनिरुद्ध की कला को दुनिया के सामने सही रूप में पहुंचाने की कोशिश में ही लगा रहा है। हालांकि उसके सफाई के बावजूद ब्योमकेश को उसके अस्थिर व्यवहार और कमरे में फैली एक तरह की बेचैनी में कुछ गड़बड़ जरूर दिखी। फिर भी सोमनाथ के स्टूडियो में एक चीज ब्योमकेश की नजर से नहीं बची, एक सूखा हुआ रंग का धब्बा, जो ठीक उसी शेड जैसा था जो अंतर्मन में उपयोग किया गया था, और जिस रंग का उपयोग करने की तकनीक केवल अनिरुद्ध सेन को ही ज्ञात थी। ये संकेत महत्वपूर्ण था, लेकिन पर्याप्त नहीं। अगले चरण में ब्योमकेश ने रेहान कपूर से मुलाकात की, जो अपने आलीशान बंगले में बैठकर कला और सौदों पर चर्चा कर रहा था। रेहान ने चोरी की घटना पर हल्की हंसी के साथ अपनी बेगुनाही जताई, और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राघव की पेंटिंग चोरी हुई या नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही दुर्लभ कलाकृतियों का विशाल संग्रह था। लेकिन उसकी इस लापरवाही के बीच ब्योमकेश ने उसके अध्ययन कक्ष में एक अजीब वस्तु नोट की, एक ऐसा लेंस जिसे वैज्ञानिक रोशनी परीक्षण में उपयोग करते हैं, और जो विशेष प्रकार की छिपी हुई रेखाओं या स्केच को पहचानने में मदद करता है।
जब ब्योमकेश ने इसके बारे में पूछा तो रेहान ने कहा कि वो इसे सिर्फ आर्ट एनालिसिस के लिए उपयोग करता है, लेकिन उसकी आंखों की हल्की घबराहट ने साफ बता दिया कि वो कुछ छुपा रहा है। मामले को और पेचीदा बनाते हुए ब्योमकेश को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। रेहान कपूर ने 1 हफ्ते पहले उस पेंटिंग के लिए राघव को भारी रकम की पेशकश की थी, लेकिन राघव ने उसे बेचने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि अंतर्मन उसके संग्रह की आत्मा है। ये विरोध भाव संभवतः चोरी का एक नया कारण बन सकता था। तीसरे संदिग्ध अविनाश दत्त से मिलने पर मामला और दिलचस्प हो गया। अविनाश बहुत शांत, संयमित और विनम्र दिखाई दिया, लेकिन ब्योमकेश की तेज नजरों ने देखा कि उसके कमरे की अलमारी में कुछ दस्तावेज ऐसे थे जिनमें राघव की वित्तीय स्थिति, उसके व्यापारिक साझेदार और उसकी गैलरी के बीमा पत्र शामिल थे। ऐसे दस्तावेज जिन्हें सामान्यतः परिवार के दूसरे सदस्य नहीं रखते जब तक कि उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ या दखल न हो। अविनाश ने कहा कि वो सिर्फ मदद के उद्देश्य से ये कागज संभाल के रखता है, लेकिन उसके पानी पीने के दौरान कांपते हाथों ने उसकी घबराहट उजागर कर दी। इन तीनों से मुलाकात के बाद ब्योमकेश के मन में एक बात निश्चित हो चुकी थी कि चोरी में शामिल व्यक्ति सिर्फ कला का प्रेमी या लालची चोर नहीं था, बल्कि वो इस बात से पूरी तरह अवगत था कि पेंटिंग के भीतर छिपे स्केच का महत्व क्या हो सकता है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। शाम होने तक ब्योमकेश और अजित वापस आए और उन्होंने बैठकर पूरे दिन मिले सुरागों को क्रमवार जोड़ना शुरू किया। सोमनाथ का संदिग्ध व्यवहार, रेहान का वैज्ञानिक लेंस, अविनाश के पास मौजूद वित्तीय दस्तावेज, राघव की बातों में हिचक और गैलरी में मिला वो स्याही जैसी गंध जो किसी विशेष किस्म के केमिकल के उपयोग की ओर इशारा करती थी। इन्हीं सुरागों को जोड़ते हुए ब्योमकेश ने ये निष्कर्ष निकाला कि चोरी सिर्फ फिजिकल एक्सेस से नहीं हुई, बल्कि इसमें बारीक वैज्ञानिक तैयारी भी शामिल थी। संभवतः कोई ऐसा उपकरण उपयोग किया गया था जो अलार्म सिस्टम को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर सके, या ऐसी रोशनी जो छिपे हुए स्केच को उजागर करके उसे अलग से निकालने में मदद करे। तभी अजित ने एक महत्वपूर्ण बात की। गैलरी में जिस जगह तापमान में हल्की असमानता थी, वो ये संकेत दे सकती है कि वहां किसी ने इंफ्रारेड हीटर या स्पेक्ट्रल लाइट का उपयोग किया हो, जो गुप्त स्केचों को उभारने में काम आता है। ये जानकारी ब्योमकेश के विचारों से मेल खाती थी और उसने तुरंत अनुमान लगाया कि जिसने भी पेंटिंग चुराई, उसका उद्देश्य पेंटिंग को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि उसका गुप्त हिस्सा निकालना था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन केस की पेचीदगी बढ़ती जा रही थी। अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब ब्योमकेश के पास एक गुमनाम चिट्ठी पहुंची, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अंतर्मन की सच्चाई किसी की बर्बादी बन सकती है। ये वाक्य जैसे रहस्य पर एक और परत जोड़ रहा था। चिट्ठी में भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन अक्षरों की बनावट देखकर ब्योमकेश ने अंदाजा लगाया कि ये किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसे लगता है कि चोरी होने के पीछे सिर्फ लालच नहीं, बल्कि एक गंभीर कारण है। शायद ऐसा कारण जिसे उजागर होने से कोई बड़ा आदमी, कोई व्यापारिक समूह या शायद कोई प्रतिष्ठित परिवार संकट में पड़ सकता है। इस नई जानकारी ने ब्योमकेश को ठहरने नहीं दिया। वो तुरंत कलाकार अनिरुद्ध सेन के पुराने कार्यस्थल और उसके निजी जीवन से संबंधित अभिलेख ढूंढने लगा। उसे पता चला कि अनिरुद्ध के अंतिम वर्षों में उसके और एक बड़े उद्योगपति के बीच एक कानूनी लड़ाई चल रही थी, जिसके बारे में अखबारों में कम लिखा गया, लेकिन कला समाज में ये चर्चा थी कि उस उद्योगपति ने अनिरुद्ध से एक विशेष डिजाइन चुराया था और अनिरुद्ध ने उसका प्रमाण कलात्मक संकेतों में छुपा दिया था। ये प्रमाण संभवतः वही गुप्त स्केच हो सकता था। अगर ये सच था तो मामला साधारण चोरी का नहीं था, बल्कि किसी बड़े घोटाले को छुपाने की कोशिश का था। अब ब्योमकेश को यह भी स्पष्ट होता जा रहा था कि चोरी करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि उस पुराने विवाद से सीधा जुड़ा हुआ कोई था, या उन लोगों में से कोई जिन्हें डर था कि अगर ये स्केच गलत हाथों में चला गया तो वर्षों पहले दफनाई गई सच्चाई फिर बाहर आ जाएगी। लेकिन सुराग अभी भी अधूरे थे और मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए ब्योमकेश को अब एक और परत हटानी थी। वो परत जिसमें तीनों संदिग्धों के बीच छिपे संबंध, उनके मकसद, उनके झूठ और उनके वास्तविक चेहरे उजागर होंगे। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ उसने तय किया कि अगले दिन वो तीनों संदिग्धों को एक एक करके जांचने के बजाय उनके बीच के संबंधों का विश्लेषण करेगा, क्योंकि चोरी का असली रहस्य शायद पेंटिंग में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में छिपा था जो ऊपर से शांत थे, लेकिन भीतर ही भीतर तूफान छुपाए बैठे थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी ब्योमकेश के अध्ययन कक्ष की खिड़की से अंदर आई, वो पहले ही अपने विश्लेषण की अंतिम कड़ियों को जोड़ने में लगा हुआ था। और अजित ने जब पूछा कि आज की योजना क्या है,
तो ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा कि अब समय आ गया है कि तीनों संदिग्धों को एक ही स्थान पर बुलाकर उनके सामने सच्चाई की परतों को खोला जाए, क्योंकि जितने भी सुराग अब तक मिले थे वे सभी इशारा कर रहे थे कि चोरी किसी एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं बल्कि एक ऐसी योजना है जिसके पीछे गहरे व्यक्तिगत मकसद और पुराने गुनाह छुपे हुए हैं। उसी सुबह ब्योमकेश ने राघव दत्त के घर में एक विशेष बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया और राघव ने बिना किसी आपत्ति के उसे स्वीकार कर लिया, शायद इसलिए क्योंकि वो भी अब इस उलझे हुए मामले की जटिलता से बेचैन हो चुका था। दोपहर तक सोमनाथ, रेहान और अविनाश तीनों वहां पहुंच गए और ड्राइंग रूम में एक तनावपूर्ण वातावरण बन गया, जहां हर व्यक्ति की आंखें दूसरे को शक की नज़र से देख रही थीं। ब्योमकेश ने सबसे पहले वही गुमनाम चिट्ठी सबको दिखाते हुए कहा कि ये मामला सिर्फ कला या लालच का नहीं बल्कि किसी ऐसे राज का है जो वर्षों पहले दफनाया गया था और जिसे अंतर्मन के भीतर छिपा स्केच उजागर कर सकता था। उसने अपनी शांत आवाज में बताया कि पेंटिंग की चोरी में उपयोग किया गया केमिकल, फ्रेम पर मिला अनोखा घिसाव, गैलरी के कोने में हटाई गई धूल और कमरे में मौजूद तापमान की असामान्यता ये साबित करती है कि चोर ने कोई साधारण तरीका नहीं बल्कि स्पेक्ट्रल लाइट तकनीक का उपयोग किया था, एक ऐसी रोशनी जो छिपी हुई आकृतियों को देखने के लिए कला जगत में सीमित विशेषज्ञों द्वारा उपयोग की जाती है। और यही पहली बार उसे शक हुआ कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे न सिर्फ कला का ज्ञान हो बल्कि वैज्ञानिक उपकरणों और सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों का भी पूरा ज्ञान हो। इस बात पर रेहान कपूर थोड़ा असहज हो उठा क्योंकि उसके पास ऐसा लेंस पाया गया था, लेकिन ब्योमकेश ने तुरंत बताया कि वो सिर्फ तकनीकी साधन रखने की वजह से दोषी नहीं ठहराया जा रहा बल्कि असली मकसद वो है जो किसी न किसी रूप में इस रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसके बाद उसने सोमनाथ की ओर देखा और बताया कि उसके स्टूडियो में मिला खास रंग का धब्बा यह संकेत देता है कि उसे पेंटिंग की संरचना की गहरी जानकारी थी, लेकिन इसी के साथ उसने ये भी कहा कि सोमनाथ के स्वभाव और उसके वित्तीय हालात को देखते हुए ये मानना मुश्किल है कि उसने इतना बड़ा जोखिम उठाकर सीधे चोरी को अंजाम दिया होगा, क्योंकि उसके पास इस अपराध से कुछ विशेष हासिल करने जैसा कुछ नहीं था बल्कि वो अनिरुद्ध की कला को बचाए रखने के पक्ष में अधिक प्रतीत होता था। सोमनाथ की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा कि वो सिर्फ अनिरुद्ध की कलाकृतियों को सुरक्षित रखना चाहता था, क्योंकि उसके अनुसार अनिरुद्ध के अंतिम दिनों में उसका सबसे बड़ा भय ये था कि उसकी कला का दुरुपयोग होगा। उसी समय अविनाश ने कहा कि ये सब बातों का खेल ब्योमकेश अननेसेसरीली बढ़ा रहा है और चोरी शायद किसी बाहरी व्यक्ति ने की होगी, लेकिन उसकी आवाज़ में कंपन ने ब्योमकेश को ये संकेत दे दिया कि अब सच उजागर करने का समय आ चुका है। उसने सबकी ओर देखते हुए कहा कि चोरी का असली सूत्रधार वही है जिसे पेंटिंग से सबसे ज्यादा डर था, वो व्यक्ति जिसे पता था कि अंतर्मन के भीतर छिपा स्केच किसी पुराने गुनाह को उजागर कर सकता था और वो स्केच किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं बल्कि अनिरुद्ध की मृत्यु से पहले हुए उस विवाद से जुड़ा था जिसमें एक उद्योगपति ने अनिरुद्ध के डिज़ाइन को चुराकर एक बड़े प्रोजेक्ट में उपयोग किया था। उसने बताया कि उस विवाद के प्रमुख गवाहों में से एक थे राघव के पिता, जिन्होंने उस उद्योगपति के खिलाफ गवाही देने की तैयारी की थी, लेकिन इसी दौरान उनका रहस्यमय निधन हो गया और मामला कभी अदालत तक नहीं पहुंच पाया। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी को इस घटना के बारे में पहले नहीं बताया गया था। ब्योमकेश ने कहा कि अनिरुद्ध ने अपने अंतिम समय में यह तय किया था कि वो इस पूरे मामले का प्रमाण अपने अगले बड़े चित्र में छिपा देगा, जिसे बाद में सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके, और इसी उद्देश्य से उसने अंतर्मन में वो गुप्त स्केच बनाया था, एक ऐसा स्केच जिसमें उद्योगपति के दफ्तर के ब्लूप्रिंट, उसकी अवैध मशीनरी के कोड और चोरी किए गए डिज़ाइन की असली रेखाएं शामिल थीं। लेकिन ये बात सिर्फ दो लोगों को पता थी, अनिरुद्ध और उसका सबसे विश्वासपात्र संग्राहक राघव दत्त। जैसे ही ब्योमकेश ने यह कहा, कमरे की हवा जैसे थम सी गई और सभी की निगाहें राघव की ओर घूम गईं, जो अब तक सबसे शांत दिख रहा था। ब्योमकेश ने आगे कहा कि पेंटिंग चोरी होने की रात अलार्म और कैमरे बंद नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें अस्थायी निष्क्रियता मोड में डाला गया था, एक ऐसा मोड जिसके बारे में सिर्फ वो जान सकता था जो सुरक्षा व्यवस्था की मास्टर सेटिंग्स का इस्तेमाल करता हो, और ये एक्सेस सिर्फ राघव और उसके चचेरे भाई अविनाश के पास थी। इस पर राघव कांप उठा
और बोला कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ब्योमकेश ने शांत स्वर में बात जारी रखते हुए कहा कि वो जानता है कि चोरी का असली सूत्रधार राघव नहीं बल्कि अविनाश दत्त है, एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से राघव की संपत्ति, गैलरी और प्रतिष्ठा पर नजर रखे हुए था और जिसे अपने पिता द्वारा किया गया पुराना अपराध छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाना स्वीकार था। उसने बताया कि अविनाश ने ही नकली सफाई कर्मी को भेजा, उसने ही अलार्म सिस्टम को कुछ समय के लिए डिसेबल किया, उसने ही स्पेक्ट्रल लाइट का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गैलरी तक पहुंचाया और उसने ही पेंटिंग को गायब करवाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर स्केच बाहर आया तो उसके पिता के अपराध और उसके परिवार की छवि हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगी। ये सुनते ही अविनाश के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसने पहले तो इन सभी बातों को झूठ बताया, लेकिन जब ब्योमकेश ने गैलरी में पाए गए उसके जूते के निशान, उसके कमरे में पाई गई केमिकल की गंध और उसके फ़ोन से किए गए उन कॉल्स का जिक्र किया जो कि चोरी की रात एक अज्ञात तकनीशियन को किए गए थे, तो वो टूट गया और रोते हुए कुर्सी पर बैठ गया। उसने स्वीकार किया कि उसने सब कुछ योजना बनाई थी, लेकिन उसका कहना यह था कि वो सिर्फ अपने परिवार की साख बचाना चाहता था और उसने किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा था। ब्योमकेश ने कहा कि अपराध चाहे मकसद जैसा भी हो, सच छुपाने के लिए अपराध करना हमेशा बड़े विनाश का कारण बनता है। पेंटिंग बाद में राघव के पुराने गोदाम से बरामद हुई और उसका गुप्त स्केच उन हाथों में पहुंचा जो न्याय के लिए लड़ रहे थे। कमरे में एक क्षण के लिए भारी खामोशी छा गई। फिर ब्योमकेश ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा कि सच्चाई हमेशा दो परतों में होती है, एक जो दुनिया को दिखती है और दूसरी जो दुनिया से छुपाई जाती है। और कला की दुनिया हो या जिंदगी, हर परत का अपना मूल्य होता है, लेकिन सभी परतों में छिपे सत्य को उजागर करना ही वास्तविक न्याय का मार्ग है।